नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज भी हमारे समाज पे उसका बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा, यानी वैदिक सभ्यता के फर्स्ट पार्ट जो कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला, उसके बारे में जाना कि उस समय के लोग कैसे जीवनचर्या थी, कैसे लोग रहते थे। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। बात करते हैं कि जो वैदिक काल है उसको दो भागों में क्यों बांटा गया। उसको दो भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उन लोगों का थोड़ा रहन सहन, उनका राजनीतिक जीवन थोड़ा अलग था। वहीं आगे चल करके वैदिक काल के लोगों का जो रहन सहन जीवन चल रहा था, थोड़ा उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके परिवर्तन के कारण भी है, उसकी विशेषताएं भी हैं, उसको हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। ऋग वैदिक काल के लोगों का जो निवास स्थान माना जाता था, सप्त संदर्भ क्षेत्र माना जाता था, जिसमें कि आपका पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र थे और जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र के क्षेत्र थे। लेकिन वही जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो उस समय के लोग धीरे धीरे क्या हुए, पूर्व की ओर बढ़ते चले गए। जैसे कि उसका जो सीमा है वो गंडक नदी है, सदा नीरा नदी को माना जाता है। ऐसा बताया सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि माधव नाम के व्यक्ति ने, जो कि अग्नि को मुख में लिए हुए थे और उन्हें धृत नाम लेते हैं, वैसे उनके मुख से आग निकल करके पृथ्वी पर गिर जाती है और वही आग धीरे धीरे पूर्व की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, जो कि सदा नीरा नदी तक जाकर के रुक जाता है। वहीं पे उन लोगों का क्या था, सीमा माना जाता है कि यहाँ तक लोग फैले हुए थे। और वैदिक काल के जो समाज थे, मतलब राजनीतिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, ये सब चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे प्रमुख की कृषि जो थी प्रमुख अर्थव्यवस्था मानी गई। जो कृषि थी इसे प्रमुख अर्थव्यवस्था माना गया। और जो वर्ण व्यवस्था था, जैसे हम बात किए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको विधिवत तरीके से स्थापित कर दिया गया इस काल में। जो इसके पहले लोग कबीले में रहते थे उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए, उनकी संरचना में थोड़ा अलग दरार आई, अलग अलग तरीके से लोग रहन सहन से प्रारंभ हो गया। और बात कर लेते हैं, जो इसमें क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होता है, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय होता है, यानी क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय और उसका विशेषीकरण भी होता है। इन सब के परिवर्तन का प्रमुख कारक जो माना जाता है, प्रमुख कारक वह है लोहा। क्या है? लोहा। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है, तो बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे जो परिवर्तन होता है इसी के वजह से होता है। इसी सर्वप्रथम जो लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमको, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आहार क्षेत्र से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? आहार क्षेत्र से। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो वहां से कर्नाटक के हल्लूर क्षेत्र से दक्षिण भारत में हल्लूर क्षेत्र से उसके लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको श्याम या कृष्ण बोला जाता था। लोहे क्या बोला था? श्याम या कृष्ण। जैसे कि हम बात करते हैं राजनीतिक विशेषताओं के बारे में, तो अब हम इस समय जो राजनीतिक जो विशेषताएं थी थोड़ा डिफरेंट हो गई थी। यानी उसके पहले लोग क्या करते थे कि पशु के लिए युद्ध करते थे, अब पशु के लिए युद्ध न करके अब धीरे क्षेत्र के लिए युद्ध होने लगा लोगों के बीच। और जैसे कि हम लोग बात किए थे कि उस समय जो परिवर्तन था, क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय होता है, तो यही पे ये बात आती है कि क्षेत्रगत समाज कह रही है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे दिशाएं, जैसे हम बात कर लेते हैं आपके, ये आपका नॉर्थ साइड है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। यानी जो ये पूर्व की हम बात करते हैं, तो पूर्व के जो क्षेत्र थे उसे क्या कहा था? साम्राज्य कहा था। इसे साम्राज्य कहा जाता था।
और इसके शासक को सम्राट कहते थे। क्या कहते हैं? सम्राट कहते थे। और यहाँ पे वाजपेय यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेय यज्ञ होता था। वही बात करते जब पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वराज्य कहते थे। क्या कहते थे? स्वराज्य कहते थे। जब वहाँ के जो शासक क्या कहलाता था? स्वराट कहलाता था। क्या कहता था? स्वराट कहलाता था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी यज्ञ होती थी, तो अश्वमेध यज्ञ होती थी। कौन सी यज्ञ होती थी? अश्वमेध यज्ञ होती थी। वही बात करते हैं उत्तर के जो, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर में, तो यहाँ पे जो क्षेत्र था उसे क्या कहते हैं? बैराज्य कहते थे। क्या कहते हैं? बैराज्य कहते थे। और यहाँ के शासक को विराट कहा जाता था। क्या कहते हैं? विराट कहा जाता था। और जो यहाँ पे यज्ञ होते थे, पुरुष मेघ यज्ञ होता था। कौन सा था? पुरुष मेघ यज्ञ होता था। अब बात करते हैं दक्षिण में। जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पे कौन से क्षेत्र का क्या कहलाता था? भोज कहलाता। क्या कहता? भोज कहलाता था। और जो यहाँ के शासक थे उसे भोज कहा जाता था। और यहाँ पे जो यज्ञ होता था, सर्वमेघ यज्ञ होता था। अब बात करते हैं मध्य देश का। यहाँ पे तो यहाँ पे मध्य देश में जो क्षेत्र था इसे राज्य कहते थे। और यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। और यहाँ पे जो यज्ञ होते थे उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। क्या? राजसूय यज्ञ कहा जाता था। इस समय जो प्रशासनिक इकाई की हम बात करते हैं, तो प्रशासनिक इकाई में आपके जो विदत था वो लुप्त हो चुका था। वही ग्राम और सभा और जो समिति प्रशासनिक इकाई थी, उसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार जो था वो सीमित कर दिया गया था, लगभग समाप्ति कर दिया गया था। यानी महिलाओं की जो स्थिति थी थोड़ी धीरे धीरे यहाँ पे पतन की ओर जाने लगी थी। यानी लोगों को बहुत सारी पाबंदियाँ लगना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि यहाँ पे राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं कि जो राजनीतिक संगठन में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, सर्वप्रथम इसी काल में उल्लेख मिलता है। और सबसे जो बड़ा होता है राष्ट्र होता है, उसके बाद जन आता है, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कुल। यानी जो प्रशासनिक राजनीतिक संगठन थे ये इस प्रकार से हो गए थे। हम आर्थिक जीवन का, उत्तर वैदिक काल के जो आर्थिक जीवन उसके बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो इस समय कृषि जो थी प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई थी। और इससे संबंधित बहुत सारे, जैसे कि आपके शतपथ ब्राह्मण में भी एक अध्याय जुताई बुआई संबंधित है उसमें। और इस समय ऋग्वैदिक काल में तो सिर्फ जौ का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन इस काल में बहुत सारे फसलों का भी प्रमाण मिलता है। जैसे कि आपके गेहूँ, चावल, यानी चावल को व्रीहि कहा जाता है। क्या कहता है? चावल को व्रीहि कहा जाता था। एंड गेहूँ को गोधूम कहा जाता है। क्या? गोधूम। और गन्ना को इच्छु कहा जाता था। इच्छु कहा जाता था। इस प्रकार से ये सभी फसलों के साक्ष्य इस काल में मिलते हैं। और साथ ही साथ इसके गन्ना के भी प्रमाण मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में एक वर्ष में 2 फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में क्या मिलते हैं? तैत्तिरीय संहिता में एक वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, मतलब वर्ण मिलता है उसमें। और इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए इस काल के अंतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से इस काल के जो फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से इस समय जो कृषि थी प्रमुख अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। तो आर्थिक जीवन में व्यापार और वाणिज्य, यानी उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य का प्रभाव कैसा रहा, जैसे कि इसमें व्यापार और वाणिज्य के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि
जो सृष्टि शब्द का उल्लेख किया गया। जो सृष्टि का मतलब होता है, सृष्टि का मतलब होता है व्यापार, व्यापारी। सृष्टि का मतलब होता है व्यापारी, और इस सृष्टि का मतलब होता था इसका मतलब व्यापारी होता था। सृष्टि का मतलब होता था व्यापारियों का समूह, व्यापारियों का व्यापारी मतलब सृष्टि मतलब क्या होता, व्यापारी होता था। सृष्टि का मतलब व्यापारी होता था। सृष्टि का अर्थ होता था व्यापारी, और इस सृष्टि का अर्थ जो होता था इसका मतलब व्यापारियों का प्रभाव। वही वॉरिस की बात जब की जाती है, वॉरिस तो व्यापारियों का समूह होता था, व्यापारियों का समूह। गोवड़िच भी बोला जाता है, जैसे कि गोवड़िच है, गोवड़िच शब्द का भी उल्लेख किया गया है। गोवड़िच का मतलब जो गाय का व्यापार करने वाले को क्या कहता था, गाय के व्यापारी को गाय के व्यापारी को गाय के व्यापारी क्या कहता था, गोवड़िच कहा जाता था। तो इस प्रकार जो व्यापार का प्रमुख आधार था वो वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय था। फिर भी कुछ सिक्के का भी उल्लेख नहीं था, शतमान, निष्क, इन सब का भी प्रयोग हो रहा था, लेकिन मेन जो आधार था वस्तु विनिमय था। कहा जा सकता है कि इस समय तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव जो लोहा के इस समय जो कारक माना जाता है कि इसमें बहुत बड़े परिवर्तन है, उसका इतना प्रभाव नहीं हो पाया कि नगरों का विकास हो जाए। लेकिन फिर भी कौशाम्बी और हस्तिनापुर जैसे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ नगर के प्रभाव दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा। इससे जैसे कि हम एक